So good evening. Welcome Rishabh to the show, the Ankur show. So today again we are meeting like it's a very good weather today. आज हमारा टॉपिक है for the discussion rent versus buy and the menac of a property broker. बेसिकली जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स आज की डेट में अगर हम कोई भी मेट्रो सिटी या नॉन मेट्रो सिटीज में जाते हैं और प्रॉपर्टी रेंट में लेना है कि बाय करना है, मतलब इट्स अ वेरी बिग डिसीजन. इट्स अ वन टाइम डिसीजन जनरली फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कि जॉब करते ही वो इंसान रेंट में जाते हैं लोग और रेंट में रहते हैं. फिर मतलब इस टाइम पूरा एक हाइप चलता रहता है प्राइसेस का. सो उसी के बारे में जानते हैं फ्रॉम ऋषभ फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस. सो वेलकम ऋषभ टू द शो. Okay, thank you, Ankur. Okay, so we can start. टॉपिक जो हमने लिया है वो आई थिंक काफी रेलिवेंट है. जो जितने भी लोग जॉब वॉब करते हैं बड़े शहरों में शिफ्ट हुए हैं आफ्टर द जॉब, आई थिंक आप एक बार आप जॉब स्टार्ट करते हो या इवन बिजनेस में भी आपको एक प्रेशर आ ही जाता है थोड़े टाइम बाद कि आप अपना घर खरीदो. और अगर हम उसको शादी के मार्केट से लिंक करते हैं तो शादी में भी ये बहुत चलता है कि घर होना चाहिए बॉय के पास. और घर इतना सस्ता नहीं है. सबसे मेन बात तो ये है कि प्रॉपर्टी इज एक्चुअली एक्सट्रीमली कॉस्टली. एंड आपके मतलब जो एक आपकी इनकम के प्रोपोर्शन में अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखो जैसे यूएस वगैरह में, यूएस में फॉर एग्जांपल एक बड़ी एक डिसेंट अच्छी 4 बेडरूम 3 बेडरूम प्रॉपर्टी भी टेक्सास और इन सब एरियाज में तो अराउंड आपके एनुअल पैकेज के 3-4 टाइम्स के में भी मिल जाती है. तो आपका एनुअल पैकेज सपोज इंडियन रुपीज में 80 लाख रुपीज है तो 2.5 CR और 3 CR में मिल जाती है. लेकिन इंडिया में आपके एनुअल पैकेज मान लो 15 लाख रुपीज है तो आपके एक दिल्ली और ये जो बड़े शहर हैं बेंगलोर इन सब में तो प्रॉपर्टी फ्लैट का ही प्राइस 3 बेडरूम का ऑलमोस्ट 1.5 CR से तो ऊपर ही है. इनफैक्ट कई जगह 3 CR भी हो गया है. बॉम्बे में तो 2 बेडरूम ही 3 CR का आता है. तो आपके एनुअल पैकेज का ऑलमोस्ट 15 टाइम्स जा रहा है. और आप अगर लोन में जाते हो तो आपको 20 इयर्स का लोन मिनिमम ही आप मान के चलो कि आपको देना लेना पड़ेगा. अगर आपको एक एनुअली विद इन बजट आपको एक सैलरी का कितना पोर्शन आप निकाल सकते हो फॉर ईएमआई. तो अगर आपकी इन हैंड सैलरी मान लो 1 लाख रुपीज है तो आप वैसे तो आइडियली इट शुड बी विद इन लेस देन 50%. और उसके ऊपर भी आइडियली बोला जाता है लेस देन 30% होना चाहिए. लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में तो मैंने जो देखा है वो लोग 70% वगैरह देते हैं अपनी सैलरी का ईएमआई पे. तो और बहुत लंबा कमिटमेंट है, 20-20 साल का कमिटमेंट. आप बीच में कुछ हो जाए, जॉब वॉब का मार्केट आपका हिल जाए, आप आउट ऑफ जॉब अगर हो फॉर सम टाइम, आई डोंट नो कि कैसे ईएमआई आप मैनेज करोगे ऐसे टाइम पे. और ये सब अनसर्टेनिटी की वजह से भी दिक्कत है. बहुत लोग क्या हो रहे हैं ना बड़े शहरों में पेरेंट्स वगैरह के सपोर्ट से भी बहुत लोग खरीदते हैं प्रॉपर्टी. बट बाइंग ए प्रॉपर्टी ऑन योर ओन इज नॉट दैट इजी. बेसिकली इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना इज अराउंड 20 years और 10 to 20 years डील. और वही फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदना मे बी इट्स अ 2 to 5 year डील. हाँ, 4-5 इयर्स कैन कह सकते हैं, टू फोर फाइव फाइव ईयर इयर्स राइट. तो वो एक इजी नहीं है. फिर क्या हुआ है गुड़गांव साइड और भी शहर जो है बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, इन सब में तो क्या हुआ है एनआरआईज ने भी रेट को बढ़ा रखा है क्योंकि डॉलर बेस्ड इनकम होती है उनकी. फिर वो दे वांट टू इन्वेस्ट समवेयर. प्रॉपर्टी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक आप बड़ा मेजर चंक आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी सेविंग का. तो किसी के पास एक मतलब कोई भी आप ऐसे सोचो ना कि अगर किसी के पास सेविंग 1-2 करोड़ रुपए हो गई है टाइम के लिए तो वो किस चीज में खरीद इन्वेस्ट करेगा जो उसको अच्छा रिटर्न दे. एक टाइम के बाद हर आदमी स्टॉक मार्केट में इतना नहीं कंफर्टेबल फील करता है.
इतना मतलब अपना फुल सेविंग तो नहीं लगाता है। तो प्रॉपर्टी में बहुत एनआरआईज लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, लोकल जो इंडियन बायर्स हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनकी तो इनकम डॉलर्स में नहीं है। और ये प्रॉब्लम ना ग्लोबली हुई है। मतलब अभी मैं रिसेंटली न्यूज़ पढ़ रहा था, स्पेन और पोर्चुगल में कहीं पे गोल्डन वीजा सिस्टम था। तो दे have allocated some special areas जहाँ पे people can invest in the property around 1 million euro, और दे विल गेट गोल्डन वीजा। तो गोल्डन सिटीजनशिप काइंड ऑफ थिंग की मतलब परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी। तो 10 करोड़ रुपीस का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा। अभी उन्होंने डिसकंटिन्यू किया है, और द रीजन दे मेंशन दैट द प्रॉपर्टी प्राइस हैज इंक्रीज्ड अ लॉट व्हिच इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर लोकल पीपल। और इंडिया में सेम एक्चुअली न्यूज़ यही मुझे हो रहा याद है। है। इंडिया में एक्चुअली यही हो रहा है। इंडिया में हम्म, प्रॉपर्टी हम्म। प्राइस इंक्रीज इतनी हो गई है कि रेंट में लेना लोगों के लिए सस्ता पड़ रहा है देन बाइंग दैट प्रॉपर्टी। हाँ, तो लेकिन रेंट पे वो मैं उस पे आता हूँ। तो एक मिनट। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था स्पेन पोर्चुगल का गोल्डन वीजा का, सेम चीज कैलिफोर्निया में भी हुआ था। और मैं सैन फ्रांसिस्को गया हूँ और ये सिलिकॉन वैली गया हूँ। तो सिलिकॉन वैली में क्या हुआ था बीच में, मैंने न्यूज में पढ़ा था, आई रिमेम्बर दैट इन द न्यूज़पेपर, कि लोकल पब्लिक वाज so much uncomfortable with these new rich people who became entrepreneurs and made a lot of money in Silicon Valley with IT sector। तो उसमें मतलब सबने अपनी अपनी कंपनी अपनी खोल के $1 million फंडिंग उठा के सब फरारी और ये सब गाड़ियां चला रहे थे। तो लोकल पीपल वर बिकेम अनकंफर्टेबल बिकॉज हो क्या रहा था, वही प्रॉपर्टी मार्केट करने लगे। तो राइट, वो चीज होती है। और इसमें क्या है ना, जो लेफ्ट आउट हो जाता है ना वो अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि लेफ्ट आउट का मतलब हुआ कि आपके पास अपना घर है रहने के लिए खाली, और अब रेट बढ़ने लगा हर चीज का, प्रॉपर्टी के साथ हर चीज का रेट बढ़ जाता है। मेड का भी रेट बढ़ गया, खाने पीने का रेट बढ़ गया, हर चीज का रेट बढ़ने लगता है, गवर्नमेंट की भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है। तो वो क्या होता है ना कि जो आदमी पहले जिसका 1 लाख में काम चल रहा था उसको 2 लाख चाहिए, करेक्ट, तो वो लेफ्ट आउट हो जाता है। अब जिसके पास ऐसा केस है कि उसका एक घर, 2 घर है उसके पास, एक उसने रेंट पे चढ़ा दिया लोकल पर्सन ने, और एक में वो खुद रह रहा है, तब तो वो खुश होगा कि बहुत लोग आ गए बाहर से। तो दिल्ली है या बैंगलोर है या बड़े शहर हैं, तो उसमें लोकल पब्लिक ज्यादातर खुश होती है, क्योंकि उनको तो फायदा ज्यादा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, और उन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है, उनको तो ग्रैंड पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिली है, और वो अपना रेंट पे मतलब रेंट पा रहे हैं उसका, तो वो चीज है। लेकिन जो आदमी जॉब में आया है, और ये मैंने नोटिस किया है कि 20 इयर्स बैक जो रेंट का प्रॉपर्टी प्राइस एक्चुअली इंडिया में ना 2000 के बाद ही बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है, वरना उससे पहले इतना नहीं था रेट। तो सैलरी के प्रोपोर्शन में सैलरी मान लो आपकी 2000 में किसी आदमी की मान लो 10,000 रुपये सैलरी होती है, जैसे एक अज्यूम कर रहे हैं हम। तो 10,000 की सैलरी है, लेकिन वो एक अच्छा नंबर है उस जमाने के हिसाब से, कंफर्टेबल लिविंग। और उस टाइम पे मान लो प्रॉपर्टी है, आप समझ लो 5 लाख रुपीस की, ठीक है। अब क्या हुआ, 5 साल बाद सैलरी तो आपकी 10% की ग्रोथ से बढ़ती है। तो 5 साल बाद आपकी सैलरी कितनी हो गई, आप जस्ट मैथ सिंपल इंटरेस्ट से कर लो तो 15,000 हुई, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लोगे तो 16-17 हजार रुपए हो गई पर मंथ, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी प्राइस तो तेजी से बढ़ी थी उस टाइम। तो 5 लाख की प्रॉपर्टी तुरंत 25 लाख में पहुंच गई, 5 टाइम्स तो पहुंच गई, ठीक है। तो जिस आदमी की अचानक से सैलरी 16,000 रुपए, वो तो 5 लाख का उसने खरीदा नहीं, वो 25 का कहाँ से खरीदेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, 5 इयर्स के बाद आपकी सैलरी हो गई, आपने थोड़ा जंप वम्प किया, जॉब वॉब चेंज किया, तो आपकी सैलरी 50,000 हो गई, आप बहुत खुश हो कि अरे वाह मजा ही आ गया, क्योंकि 10,000 से 50,000 पे आप आ गए एक टाइम के बाद, तो आपको अच्छा लगेगा, 5 टाइम्स हो गई सैलरी। लेकिन प्रॉपर्टी 25 लाख से अब ये आ गई लगभग 75 लैक्स में। तो जो प्रॉपर्टी 5 लाख की थी वो 75 लैक्स पे हो गई। तो वो कितने टाइम्स हो गई, 15 टाइम्स हो गई। तो 15 टाइम्स, और आपकी सैलरी बढ़ी 5 टाइम्स, ठीक है, 10 साल में। और ये बड़े रियलिस्टिक फिगर्स में बता रहा हूँ, ये मतलब यू कैन चेक दीज थिंग्स। लेकिन यही चीज हाँ, आज यही चीज अगर आज इन्वेस्ट करोगे तो वो रेट ऑफ ग्रोथ नहीं वो नहीं तो आएगा। छोड़ो, मैं अभी एक मिनट पूरा कंप्लीट करता हूँ। तो फिर क्या होता है कि 50,000 बोलने में तो अच्छा लगता है, और आप कार आर तो आराम से अफोर्ड कर सकते हो, आप और भी अच्छी लाइफ स्टाइल मैनेज कर सकते हो।
लेकिन आप उस चीज को देखो कि आप ये घर तो आप उल्टा आउट ऑफ रीच होता जा रहा है, उल्टा हो रहा है। अब हम्म, 75 लाख में तो और आउट ऑफ रीच हो गया। आपके एनुअल पैकेज के प्रोपोर्शन में, एनुअल पैकेज आपका मान लो 50,000 में तो 6 लैक्स बना, और 6 लैक्स में आपका ये प्रॉपर्टी 75 लैक्स की है, तो 12-13 टाइम्स हो गई आपके पैकेज के कंपैरिजन में। और जब आपका 10,000 की सैलरी थी तो आपका एनुअल पैकेज बना 1,20,000, 1.25 लाख रुपए, और उस टाइम प्रॉपर्टी थी 5 लाख रुपीज की, तो मतलब 4 टाइम्स थी। तो देखो कितना, और ये डिफरेंस एक्चुअली मल्टीपल रेशियो तो दिख ही रहा है साफ साफ गैप, लेकिन रियल नंबर्स में तो और बढ़ता जा रहा है ये गैप। जब आप पेमेंट करने जाओगे बाय, और इसमें ना न्यूसेंस हो गया ये धीमे धीमे एक टाइम के बाद। अब जब ब्रोकर्स और ये फॉल्स कमिटमेंट्स, वो हम ब्रोकर पे वो आएंगे बाद में, लेकिन ये मतलब सबसे मेन बात है, ये आउट ऑफ रीच हो गया नॉर्मल आदमी के लिए प्रॉपर्टी, और इनको बहुत फायदा हुआ, गवर्नमेंट, बिल्डर्स, और ये सब लोगों को, क्योंकि ये तो कभी कोशिश कर ही नहीं रहे हैं। थोड़ा सा हरियाणा में मैंने देखा था अफोर्डेबल हाउसिंग आई थी, जो मतलब काफी बेटर रेट्स पे उन्होंने घर ऑफर किए थे। आई थिंक 4-5 इयर्स पहले तो मैंने उसमें देखा था कि 40 लाख रुपीज में वो 2 बेडरूम बहुत अच्छा दे रहे थे गुड़गांव में, जो कि मतलब गुड़गांव का उस टाइम पे रेट 1.25 CR से कम तो नहीं होता था किसी फ्लैट का। तो फिर भी, लेकिन ये ज्यादा किसी ने इतनी सिंसियर कोशिश नहीं की है, और एनसीआर है, और काफी इंडिया में बहुत से पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप देखोगे बायर्स को तो घर भी नहीं डिलीवर हुआ, कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई सिंसियरिटी नहीं है कहीं से। और बहुत इजी नहीं, और एक टाइम के बाद ना घर खरीदने का प्रेशर काफी आता है इंसान के ऊपर, अगर आदमी मैरिड लाइफ जी रहा है तो आता है। तो यू कैन स्पीक, देन वी विल कम अगेन। या आपकी बात सही है, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से घर का एक प्रेशर, एक स्टिग्मा एक्चुअली बना दिया गया है स्टिग्मा है, कि हाँ। राइट। कि घर खरीदना ही खरीदना है। तो वो इतना प्रेशर एक्चुअली एक बंदे के ऊपर दे देते हैं। मतलब बेसिकली जिसके पास या तो बिजनेस क्लास हो तो वो पैसे का या तो एक स्टिग्मा एक्चुअली बन गया है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस बाय डिफॉल्ट उसे फ्लैट लेना है, मतलब कि शादी के पहले फ्लैट लेना जरूरी है। राइट, राइट। जॉब स्टार्ट नहीं हुई कि फ्लैट लेना। हम्म, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी बात है, मतलब अगर जितनी जल्दी ले लोगे उतना बेटर रहेगा। और लेकिन जिस तरीके से प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब एक तो हम्म, टाइमिंग फैक्टर हो गया कि जिसने हम्म, स्टार्टिंग में लिया था, मतलब 2010 या 2010 के पहले जिसने लिया था, हम्म, सो दे आर ऑलवेज कि दे आर इन द बेटर पोजीशन कि उनने उस टाइम अगर किसी भी तरीके से ले लिया तो उनका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ गया। तो वो हम्म, उनने अगर ईएमआई मैनेज कर लिया फॉर फ्यू इयर्स, सो हम्म, तो वो फ्लैट को सेल भी तो मतलब अराउंड मिनिमम एटलीस्ट टू लाइक 100% हाइक में फ्लैट सेल करेंगे। लेकिन हम्म, जिसने भी 2015 के बाद लिया या 2020 के बाद, जैसे अब जो फ्लैट का प्राइस ऑलरेडी प्रीमियम हो चुका है, तो दे विल नॉट गेट that much appreciation in the real estate and affording हम्म, even जो हम लोग अप्रिसिएशन पॉइंट को अगर हम साइड में रख के भी बात करें, तो इवन द प्रॉपर्टी प्राइस इतना ऑलरेडी हाइक हो चुका है, जितना सैलरी इंक्रीज या जितना जॉब साइट में सैलरी इंक्रीज और इनकम इंक्रीज नहीं हुआ है, हम्म, एज कम्पेयर टू दैट वो ईएमआई इज ऑल्सो टोटली गेटिंग अनरीचेबल टू फॉर कॉमन पब्लिक। राइट। तो हाँ, तो इसमें कई चीजें हैं, कई एलिमेंट्स हैं। एक मैं मिसकंसेप्शन को वो करूंगा एड्रेस, कि 2010 के बाद, इनफैक्ट 12 के बाद ये एक मिसकंसेप्शन है कि हमेशा बढ़ता ही है प्राइस। मैंने 2012 के बाद देखा कि जिन लोगों ने 12 के अराउंड खरीदा, और वो तो 1 CR का जिसने खरीदा, मैंने देखे रियल केस बता रहा हूँ गुड़गांव में, 2 बेडरूम 1 CR में लिया थोड़ा आउटर एरिया में, और वो 2012 से लेकर ऑलमोस्ट 2019 तक तो उसका रेट बढ़ा ही नहीं था ज्यादा कुछ, उल्टा 2020 में कोविड के टाइम पे वो रेट 1 CR से 90 पे आ गया, 90 लैक्स पे। तो राइट। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि हमेशा बढ़ता है। तो ये मेरे के पास इस तरह के कई एग्जांपल्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं दिल्ली में जिनके खुद के घर मान लो 18-20 करोड़ के हैं, तो उनका भी वो 2010 में पीक आया था, 11 में पीक आया था, और उसके बाद डाउन ट्रेंड पकड़ लिया, वो फिर 12 करोड़ हो गया वैल्यूएशन।
तो ये चीज भी है, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना कि 2000 से लेकर 2010 तक बहुत तेजी से बढ़ा है। और उस टाइम नहीं, मुझे आप जो तो आप याद है ये कि कह रहे हैं, हम्म, तो आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी भी शेयर मार्केट की तरह आप वेट करते रहो, एक अ, पीक के नहीं बाद नहीं, वापस इसमें नीचे शेयर आएगा। मार्केट की तरह नहीं चलता ये थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेजेक्टरी है। इसमें कई एलिमेंट्स हैं, मतलब मैं बताता हूँ। जैसे शेयर मार्केट में अब क्या होता है कि शेयर मार्केट देखो, प्रॉपर्टी का ना एक मेजर अमाउंट होता है आप जब इन्वेस्ट करते हो, मतलब सीधे 1 करोड़ रुपए आपने लगाया। और शेयर मार्केट आप जैसे शेयर क्या खरीदा आपने 5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का, ठीक है। तो शेयर मार्केट में भी ऊपर नीचे होता है। जैसे शेयर मार्केट में 20-25% शेयर बढ़ गया अचानक से, ठीक है। तो 20-25% आपका शेयर बढ़ गया, तो आपका आपने 5 लाख लगाया तो 20% बढ़ा, तो आपका 1 ही लाख का फायदा हुआ। हम्म। लेकिन प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि आपका 1 करोड़ में 20% बढ़ गया और आपने अभी नहीं खरीदा है, तो आपको अब 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी है, अब सीधे 20 लाख का डेल्टा आ गया और चाहिए 20 लाख एक साथ, एक साथ हो जाता है। तो शेयर मार्केट में चंक इतना बड़ा नहीं है। और बहुत कम ही लोग होते हैं जो मतलब इस जॉब वाले सेगमेंट में जो सीधे 1 करोड़ का शेयर लेके बैठे हैं। लेकिन प्रॉपर्टी तो वन की ही आएगी, मतलब मोस्टली इंडियन सिनेरियो में। तो ये चीज है। तो शेयर मार्केट वोलेटाइल ज्यादा होता है, ऊपर नीचे होता है। प्रॉपर्टी इतना वोलेटाइल तो नहीं बोला जाएगा, एक दो केस ही हैं कोविड ओविड के जिसमें क्रैश आया था। तो मॉर्गेज क्राइसिस जो यूएस में हुई थी 2008 में, उसमें भी क्रैश आया था, ऑलमोस्ट 50% का क्रैश था। तो वो एक अच्छा टाइम था खरीदने का। कोविड के टाइम पे भी थोड़ा करेक्शन था इंडिया में, आई थिंक 20-25% करेक्शन हुआ था उस टाइम। लेकिन अगर एक सिनेरियो सोचें कि शेयर मार्केट में कहते हैं आफ्टर एवरी 20 इयर्स या में एक करेक्शन आता है शेयर मार्केट। 20 तो नहीं, 10-10 साल में 10 साल नॉर्मली में आ आता जाता है, है, हाँ हाँ। ठीक है, 10 साल में आता है, तो तो 10। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है वैसे, इसका कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन हाँ 4 साल बाद भी एक मेजर करेक्शन आ सकता है और 15 साल बाद भी आ सकता है, मतलब 20 साल तो बाद अगर भी आ सकता देखेंगे है। प्रॉपर्टी प्राइसेस भी लेकिन इम्पैक्ट करता है, मतलब जो मार्केट करेक्शन होता है प्रॉपर्टी प्राइसेस में भी इम्पैक्ट होता इकोनॉमी डाउन हो गई, अचानक से रिसेशन आ गया, तो प्रॉपर्टी तो गिरेगी ना उस टाइम। है। वो लेकिन वो वो टाइम तो शेयर खरीदने का होता है, वो फिर प्रॉपर्टी से तो बेटर शेयर ही उस टाइम। शेयर तो मतलब आप समझ लो 50% से ज्यादा करेक्शन हो जाता है। ओके। तो वो चीज है। नहीं, प्रॉपर्टी खाली इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, इसे इमोशनल वैल्यू ना, कि फैमिली आपको चलानी है, आपको अपनी हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, तो ऐसी चीज आपकी ये तो बेसिक नेसेसिटी है, इट्स नॉट शेयर मार्केट। आप फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपकी नेसेसिटी है, सेकंड प्रॉपर्टी तो आप चलो इन्वेस्टमेंट मान सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी को तो आप चाहे जितना दाम बढ़ जाए उससे फायदा क्या है। ठीक आपने है, 1 करोड़ की खरीदा, वो 5 करोड़ तो की आप हो गई, तो उससे क्या फायदा है। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली प्रॉपर्टी एक नेसेसिटी है जो कि सबको लेना वो पड़ता तो है और लेना चाहिए। तुम भी आई तो थिंक अग्री करोगे एज ए मतलब अ, कंज्यूमर। हाँ, मैं एग्री करता हूँ, नेसेसिटी है, सही बात है, लेकिन मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी इज एज अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, व्हाट वी कैन फोकस की प्रॉपर्टी लेना है, लेकिन अगर हम उसको खरीदें, बाय करें और रेंट में लें, वो विच इज हाँ, उस बेटर। पे आ सकते हैं हम, अब हम उस पे डिस्कस कर सकते हैं सेकंड। हाँ, तो रेंट का क्या हुआ है कि मतलब ये मैंने जो गुड़गांव में देखा, और ये मतलब रियल केस है। देखो रेंट क्या होता है ना, जब प्रॉपर्टी आपकी मान लो 1 करोड़ की है और रेंट आपका महीने का 80 हजार है मान लो, ठीक है। तो 80 हजार का मतलब हो गया कि 1 साल का रेंट आपको 10 लाख मिल रहा है, 9.6 लाख से, मतलब मोटा मोटा मतलब आपको 10 लाख मिल रहा है। तो अब 10 लाख जब मिल रहा है तो रेंटल यील्ड हो गई 10%। और बैंक में एफडी का मान लो आपको 7% है, तो एफडी से ऊपर है रेंटल यील्ड। वह ये सिनेरियो तब बनता है जब आपने प्रॉपर्टी कम प्राइस पे खरीदी है, तब बनता है ये सिनेरियो। तो अब हुआ क्या था गुड़गांव में और कई शहरों में, क्या हुआ था कि अब वही है ना, एनआरआई लोगों के पास बहुत पैसा हो गया, डॉलर्स बढ़ गया, डॉलर की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने 3-4 फ्लैट खरीद लिए, ठीक है, और फिर रेंट पे उठा दिया। रेंट कम हो जाता है जब इन्वेंट्री ज्यादा हो जाती है। तो इन्वेंट्री ज्यादा हो गई गुड़गांव में, काफी ढेर सारे अपार्टमेंट्स बन गए, हाई राइजेस। और पता चल रहा है कि जिन्होंने 1.5 सीआर का फ्लैट लिया है,
हम्म। मतलब बायर ने, और उसको रेंट मिल रहा है ओनली 30,000। तो ओके। 30,000 में फिर उसमें भी बिल्डर्स बड़े स्मार्ट हैं, वो तो अपना 8-10 हजार तो वो ले ले रहे मेंटेनेंस। ओके। ठीक है, तो ये तो एकदम मैं रियल फिगर्स बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या हुआ, उसको बायर को 20,000 मिला पर मंथ रेंट। हम्म। 20,000 का मतलब हुआ कि 2.5 लाख रुपए एनुअली, 2.5 लाख रुपीज, मोटा मोटा। ठीक है, टू या। पॉइंट फोर के 2.5 बोलो। अच्छा, 2.5 लैक्स को तो रेंटल यील्ड तो, मतलब अगर 1.25 CR का भी वो है ना प्रॉपर्टी, तो 1% रेंटल यील्ड है। अब 1% जब रेंटल यील्ड चल रही है तो आप रेंट पे ही रहो। वैसे भी इतना इजी नहीं है प्रॉपर्टी खरीदना, एक नए जॉब में जो आया है, और अगर उसकी सैलरी 10-15 लाख का इसलिए पैकेज है एनुअली, मार्केट, तो रेंट रेंटल मार्केट यील्ड कल्चर अगर नहीं वन है। परसेंट मार्केट में चल, नहीं, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो रेंटल यील्ड कई बार कम चलती है, इस तरह 1%, 2%। तब तो आप एक्चुअली रेंट पे काफी साल रह सकते हो। लेकिन रेंट पे मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, रेंट पे रहना इज नॉट एन इशू। मेन प्रॉब्लम होती है कि बार बार आपको घर शिफ्ट करना पड़ता है, कई बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं। करेक्ट, फिर करेक्ट। ब्रोकर बार बार ब्रोकरेज दो, शिफ्टिंग के चार्जेस दो, फिर आपके फ्रेंड्स बार बार कहते हैं आप घर बदलते रहते हो, एड्रेस नहीं पता है। मतलब एक सोशल स्टिग्मा वहां से स्टार्ट होता है, राइट। वहां से, है ना। तो वो चीज है, लेकिन रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इट मेक सेंस कि आप कई साल रेंट पे रह सकते हो जब रेंटल यील्ड इतनी कम चल रही है। लेकिन क्या हुआ था, गुड़ बैंगलोर में तो मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ रियल केस था कि वाइटफील्ड जब कॉलोनी बनी 2006 अराउंड या 2008 अराउंड, तो उसमें क्या हुआ कि कई प्रॉपर्टी जो ये थे ओनर्स थे, वो तो थोड़े अरोगेंसी तो आ ही जाती है रेंट रेंट वालों के साथ, उनका टेनेंट्स के साथ। तो वो क्या कर रहे थे कि बहुत ज्यादा 6 महीने या 1 साल का वो मांगते थे एडवांस रेंट। वो अभी भी बॉम्बे मिलता में तो चलता है काफी, बैंगलोर वगैरह में 6-6 महीना, 8-8 महीने का। तो वो क्या था, और काफी मेजर अमाउंट मांगते थे। तो उस टाइम क्या था कि रेंटल यील्ड, कई लोगों ने कैलकुलेट किया कि अगर हम खरीद लेते हैं लोन लेके, है। तो हमारा ईएमआई ऑलमोस्ट सेम पड़ रहा है जितना रेंट है। ये होता है जब आपका प्रॉपर्टी प्राइस का प्राइस कम है और रेंट बहुत बढ़ गया है मार्केट में। अच्छा, ये चीज उल्टी हुई, क्या हुआ कि गुड़गांव में क्या हुआ कि एक टाइम पे तो 1% रेंटल यील्ड आ रहा था, तो लोग खरीद ही नहीं रहे थे। अब क्या हुआ, अचानक से प्रॉपर्टी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा, और रेंट उससे ज्यादा तेजी से बढ़ा। तो प्रॉपर्टी प्राइस 1.25 CR का फ्लैट अचानक से 2 CR का हो गया। तो उसका आप परसेंटेज में देखो तो वो मतलब 30% बढ़ा। तो एक मिनट चेक कर लूं मैं, सही बोल रहा हूँ, हाँ 40-50% बढ़ा। लेकिन रेंट उन्होंने सीधे 30,000 से सीधे 65 कर दिया, तो रेंट तो सीधे डबल से ज्यादा हो गया। तब तब टेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि तब रेंट देते नहीं बनते। 80-80 हजार रेंट हो रहा है बैंगलोर में, बॉम्बे में बहुत कॉमन है। तो 80,000 रेंट नहीं देते बनने का, फिर तो आप ढूंढोगे कि इससे अच्छा मुझे कोई छोटा सा फ्लैट मिल जाए, मैं रह लूं, करेक्ट। खरीद लूं, है ना। तो वहां पे आता है ये इसलिए ना बड़ा ये सी सॉ टाइप की चीज है, आपको हर चीज देखनी पड़ेगी, दोनों साइड का गेम चल रहा है। एक्चुअली ये सीसो टाइप की चीज हर एक लाइफ के हर एक फेजेस में देखनी चाहिए। हाँ, राइट। लेकिन बिकॉज ऑफ स्टिग्मा एक है कि हम लोग भीड़ को देख के ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। हाँ, हाँ, तो मेरे को लगता है बहुत बार तो ये होता है कि डिसीजन लोगों का डिसीजन दूसरों को देख के ज्यादा होता है इंस्टेड की हाँ, एक्चुअल वो में तो क्या करते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और हाँ, स्टेटस सिंबल। वो एक बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब बहुत बार प्रॉपर्टी लेना अच्छा है, बहुत बार रेंट में रहना अच्छा है, बाद में कभी नहीं, लेना। अभी हम टेक्निकल बातें कर रहे हैं, अभी हम इमोशनल साइड पे गए नहीं है। अभी तक हमने जो बात की वो मैथ्स की बात कर रहे हैं नहीं, हम। मैथ्स में भी, लेकिन मैथ्स में भी ये चीज एक्चुअली देखिए, प्रॉपर्टी लेना अच्छा है तो वो हमारे दूसरा पॉडकास्ट इसके रिलेटेड था भी, जिसमें हमने ये चीज डिस्कस किया है प्रॉपर्टी आपको लेना ही है एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो आप कहाँ पर ले सकते हो। मतलब आप अपने वर्क लोकेशन में और लो कि कहीं और लो। नहीं, मैं उसमें वही कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि आपकी जेब में आ भी रहा है कि नहीं, सबसे मेन चीज तो ये है। क्योंकि प्राइस ही इतना बढ़ा दिया इन लोगों ने कि इतना इजी नहीं खरीदना। लेने का ऑब्जेक्टिव ही खत्म होता होता जा रहा हाँ, है। आप जब इतना बढ़ा दोगे तो फिर खरीद ही नहीं पाएगा आदमी एक स्टेज के बाद। या ले लेगा तो एक
मतलब इट विल बी जस्ट एज अ मतलब वो स्लेव टाइप की स्लेवरी लाइफ हो जाती है, हाँ, वो फिर आप कह सकते हैं, कॉर्पोरेट में फंस होपलेस लाइफ जाओगे। हो हाँ जाती है कि वो जी। उसी के आगे पीछे ही घूमता रहता है, उसकी आगे हाँ, क्योंकि पीछे वो से इतनी बड़ा प्रॉपर्टी अपना बन लोन जाती आपके ऊपर आ गया तो इट्स नॉट दैट इजी टू सेटल। अच्छा, उसमें मेजर प्रॉब्लम तब आती है अगर आपका आपने जितने पे प्राइस में खरीदा उसके बाद आपका प्राइस कम हो गया मार्केट में, जब आप बेचने जा रहे हो, है। राइट, राइट, तब तो बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, अगर बढ़ रहा है तब तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है लोन। राइट। तो आप हमारे व्यूअर को उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताना चाहेंगे 2025 के अकॉर्डिंग? तो हम्म। करंट ईयर में प्रॉपर्टी लेना ज़्यादा बेटर है इन अ मेट्रो सिटी, और रेंट में रहना ज़्यादा बेटर? नहीं वो तो मैंने बताया ना कि रेंटल यील्ड कैसा चल रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन पहले इंडिया में था एक टाइम पे, आज से कई साल पहले, ऑलमोस्ट 2004 2005, इन सब में तो ऐसा सिनेरियो था कि कई बार ईएमआई और रेंट आसपास होते थे, या मतलब इतना था कि ईएमआई आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अभी इतना इजी नहीं है। अभी आप अगर गुड़गांव में देखो तो 3.5 सीआर के में तो डीएलएफ में मेरे दोस्त लोग हैं, और वो भी मैं आउटर डीएलएफ की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे तो 4 सीआर के डीएलएफ के फ्लैट्स बिक रहे हैं, और मेन गुड़गांव में तो और मतलब कुछ भी रेट मांगा जा रहा है। तो 4 सीआर का तो एक नॉर्मल जॉब वाला मान लो जिसका 20 लाख का 15 लाख का पैकेज है तो कहाँ से लेगा, वो तो ले ही नहीं सकता राइट, है ना। तो ये चीज ऐसे नहीं कैलकुलेट करते हैं। फिर वही है कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग भी आया था गुड़गांव में, तो वो आप शायद ले सकता है एक आदमी, और अच्छा घर रहता है उसमें, बस शायद कार पार्किंग नहीं होती है, वो एक प्रॉब्लम है अफोर्डेबल हाउसिंग में। तो वो चीज है, लेकिन वही है ना कि पहले तो ये तो हर आदमी की खुद का फैमिली से कितना सपोर्ट है, या उसको खुद से लेना है। अब जैसे इंडिया में एक कंसेप्ट चला था बीच में कि आप 5 साल के लिए बाहर चले जाओ, आईटी में हो तो, और थोड़ा सेविंग करके आओ, तब जाके आप घर खरीद पाओगे। तो वो चीज तो अच्छी बात नहीं है, गलत है। मतलब कि ये तो वो वाली बात हो गई कि जो बाकी सेक्टर के लोग हैं वो कैसे खरीदेंगे। राइट। मतलब ये तो सही नहीं है ना। मैन्युफैक्चरिंग में तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता इतनी आती है बाहर वाली। तो मतलब इन्होंने तो एक ऐसा कंसेप्ट बना दिया बिल्डर्स ने, ब्रोकर्स ने, कि फिर जो डॉलर बेस्ड इंडस्ट्री है सिर्फ वही लोग घर खरीदे। राइट। तो वो चीज है। अच्छा, इसमें दूसरा हम शायद वो मुझे वही लगता है कि एक तो हम ये सब मान के चल सकते हैं कि आपको अपने प्रायोरिटीज देखना पड़ेगा, आपके कितने फिनेंशियल्स हैं। स्टार्टिंग में अगर रेंटली आप रेंट पे मैनेज कर सकते हो तो आपको थोड़ा कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा डाउन पेमेंट के लिए। एटलीस्ट मतलब प्रेफरेबली 20-25% आपको इकट्ठा करना चाहिए, उसके बाद आपको जाना चाहिए बेच खरीदने। क्योंकि इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू ट्रैप कि मैंने 5% डाउन पेमेंट कर दिया और जल्दी से ले लिया, और फिर अचानक से देखा कि ईएमआई तो मैनेज ही नहीं हो पा रही है। तो वो सब देखना पड़ेगा, भले ही आप स्टार्टिंग में 2 बेडरूम लो छोटा सा, वो ठीक है। राइट। और एक हमारा शायद इस टॉपिक का ब्रॉड डिस्कशन था कि एक तो ब्रोकर्स का मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ब्रोकर्स किस बात का 1% मांग रहे हैं। वो एक बिजनेस मॉडल बना है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि क्योंकि इतनी नीड हम्म। है लोगों को, डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई नीड और कंट्रोल ले रहे डिमांड हैं। की बात नहीं है, ब्रोकर मॉडल ना थोड़ा अलग सा है इंडिया में। अन ये तो कोई लाइसेंस ब्रोकर्स होते नहीं है, ये कोई वाइट मनी भी ये मतलब इस तरह से तो हो नहीं रहा है कि हर चीज ऑनलाइन चेक के थ्रू हो रहा है। लेकिन इसमें जो ज्यादा बड़ा इशू है कि आपके एफर्ट आवर्स कितने लग रहे हैं। एक ब्रोकर का आपको वो हार्डली 2 या 3 फ्लैट दिखाता है, और उसको एक्सपेक्टेशन है कि मतलब अगर आप खरीद रहे हो तो 1%, इवन 2% भी मांगा जाता है। तो मतलब आप मान लो 2 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो जो गुड़गांव में, और आपसे अगर 2% मांगा जा रहा है तो 4 लाख रुपए लिया जा रहा है आपसे। और कई बार सेलर से भी ले रहे हैं, 1% ले रहे होंगे सेलर से, चलो तो 2 लाख वहां लिया तो 6 लाख रुपए। एफर्ट कितना लग रहा है उसका। मतलब तुम गाड़ी चला रहे हो थोड़ा सा वैगनार और या कोई भी, वैसे तो इन लोग बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेते हैं अचानक से इतना पैसा आ रहा है तो मतलब आप सिर्फ उससे 3-4 फ्लैट दिखाने का आपको 6 लाख रुपए मिल रहा है। आप देखो ना एफर्ट कितना लग रहा है, एक जॉब वाला आदमी से कंपेयर करो। मंथली वो पूरे अच्छा हफ्ते में बिजनेस पांचों मॉडल दिन है। काम कर रहा है, उसकी 1 लाख सैलरी आती है। ये गलत सिस्टम है, आई थिंक ये शुड बी कॉल्ड आउट कि बहुत ज्यादा एक अजीब सा
मतलब बन गया सिस्टम। आई थिंक कुछ कंपनीज आई हैं नो ब्रोकर डॉट कॉम और ये सब, लेकिन फिर भी सही से उतना तो नहीं है, मतलब वो भी पेनिट्रेशन। एक तरीके से चार्ज कर लेते हैं वो अच्छा, इसमें हमको। क्या हो रहा है ना, सेलर्स और जो ये लैंड प्रॉपर्टी ओनर्स, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सारी चीज चाहते टेनेंट मैनेज करे, तो वो ज्यादा ब्रोकर आउटपुट के है, अगेंस्ट नहीं है एज सच आउटपुट कुछ। है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट्स अ गुड डील। नहीं नहीं, गुड चीज नहीं है। आई थिंक कुछ ह्यूमन नेचर होता है कि दूसरे को परेशान देखने में सबको मजा आता है। एक टेनेंट ही तो परेशान हो रहा है ना सबसे ज्यादा। राइट। वरना एक प्रॉपर्टी ओनर के लिए इतना डिफिकल्ट तो नहीं है कि जाके नो ब्रोकर डॉट कॉम में आप अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर कर दो, लेकिन वो फिर भी ब्रोकर ब्रोकर करते रहते हैं। तो काइंड ऑफ वो थोड़ा सा वैसा नेक्सस बन गया है। ये बात तो है मेट्रो सिटी में। मुझे नहीं समझ में आई आता कि थिंक किस मेरे बात का मांगा जा रहा है रेंट, किस मेरे बात का आपको प्रेफरेंस 1% या 1 मंथ या 2 मंथ्स का रेंट वो मांगते हैं। और फिर ऐसे ऐसे भी केसेस आते हैं, मैंने तो काफी सुने हैं और रियल केसेस हैं कि वो आफ्टर 1 ईयर फिर से मांगते हैं आपसे, अगर आप रेंट पे हो उसी प्रॉपर्टी में। कहते हैं कि मतलब आपने रेंट खाली नहीं किया तो मेरा तो नुकसान हो रहा है, मैं तो फिर से इसे मुझे चढ़ाने का मिलता, मतलब इस मतलब बहुत ही नेगेटिव बिजनेस मॉडल है। और ये मैंने दिल्ली साइड में तो देखा है कि जितने ये रोड रेज, आई थिंक ये सिस्टम अच्छा नहीं है। लोग एक तो घर नहीं खरीद पा रहे हैं, ऊपर से ये अलग चल रहा है। अगर इसको कंक्लूड करें तो आप इसको 1 मिनट में क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये लगता है कि घर आप एक को एक टाइम पे लेना तो पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इस तरह तो नहीं चला सकते बार बार घर बदलना। और ये बाकी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी थे, मैंने देखा है, ये अंकुर वारिकू और भी कई थे जो स्टार्टिंग में बहुत रेंट रेंट की बातें करते थे कि रेंट पे रहो। ठीक है, मैथ्स में अच्छा लगता है, लेकिन खुद भी उन्होंने खरीदा ही आफ्टर ऑल, बहुत लेट खरीदा जबकि। लेकिन उन्होंने भी 40 की एज में खरीदा, मैंने जहां तक यूट्यूब में देखा है उनका। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को एक बार एक इच्छा होती है लेने की, एक टाइम के बाद जब वो जॉब में भी थोड़ा आप सिटी फाइनल हो जाती है कि अब मैं इसी सिटी में रहूंगा। स्टार्टिंग में तो ये भी थोड़ा सा रहता है डाइसी कि कहाँ कहाँ आपकी जॉब लग रही है, तो वो चीज है, तो फिर लेना तो पड़ता है। और आप स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, भले ही आप 2 बेडरूम ले लो, स्टार्टिंग में 3 बेडरूम ना लो, या विला तो चलो और लेटर स्टेज में आदमी खरीदता है विला, लेकिन 2 बेडरूम से तो आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। एक टाइम स्टेबिलिटी आती है। और मैं बताऊं आपको, लक्ष्मी जी का भी इंडिया में अगर आप ज्योतिष वगैरह में देखो तो लक्ष्मी जी का भी इम्पैक्ट पड़ता है घर खरीदने में। मतलब एक जगह रहने से आपको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कह लो मिलता है। ओके, चलिए ये टॉपिक में कभी और डिस्कस हाँ, करेंगे। इसको और डिस्कस करेंगे। तो ये सब है, तो नहीं अभी वैसे हस्बैंड वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू के से भी, अकॉर्डिंग हाँ, प्रॉपर्टी आपको लेना पड़ता है एक टाइम के बाद। ठीक है। बहुत अच्छा लगा, एक टॉपिक में हम लोग ने बहुत टाइम बाद इसमें डिस्कस किया। So we'll create one more video in this topic related to maybe Lakshmi ji and और बहुत ढेर सारे हाँ, टॉपिक हैं जो कि इमोशनल कंटेंट पे हम बाद में बात कर emotional लेंगे एक content बार बाद में दोबारा से, करेंगे। कि हस्बैंड वाइफ एस्पेक्ट पे। हम्म। Okay, okay. Your insights in this. Okay. थैंक यू। Good night, everyone. Thank you.